Hello students, today we discuss new topic, new chapter that is cell cycle and cell division. देखो इसकी वेरियस हिस्ट्री देखते हैं कि सबसे पहले किसने क्या डिस्कवर किया था यहाँ पे। सबसे पहले जो सेल डिवीजन वर्ड है आप देखोगे एक बायोलॉजिस्ट था जिसने एज यू नो जो स्ट्रेसबर्गर होता है, स्ट्रेसबर्गर, इसने फर्स्टली स्टडी माइटोसिस ऑन प्लांट सेल, ऑन प्लांट सेल। सबसे पहले माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है जिसमें एक सेल से दो सेल बनती है, सेम नंबर क्रोमोसोम होते हैं, तो ये सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने स्टडी किया था इसके बारे में। फिर और बायोलॉजिस्ट आए, इससे नाम था फार्मर एंड मुरी। इसकी एक बुक भी आती है सेल डिवीजन के ऊपर। फार्मर एंड मुरी ने 1905 के अंदर 5 में मियोसिस को स्टडी किया था। मियोसिस, स्टडी मियोसिस। क्या स्टडी किया था? मियोसिस को स्टडी किया था। और स्ट्रेसबर्गर ने जो स्टडी किया था इन 1870 के अंदर। ऐसे ही फ्लेमिंग, एक बायोलॉजिस्ट और था फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर, 1882 के अंदर फर्स्टली माइटोसिस को स्टडी किया था। किसमें? एनिमल सेल में। इसने पढ़ा था प्लांट सेल में, इसने पढ़ा था एनिमल सेल के अंदर। स्टडी माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का मतलब होता है हमारी जो बॉडी की दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब लाइक स्पर्म्स, लाइक ओवम इज द जर्म सेल्स, एंड सोमेटिक सेल जो हमारी बॉडी डिप्लॉयड रहेगी यानी इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, वो क्या होती है? वो सोमेटिक सेल्स होती हैं। स्टडी माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर इसने स्टडी किया, राइट। ये थी इसी कुछ हिस्ट्री। अब देखते हैं हम सेल साइकिल किस तरह से होगा। और एज यू नो रुडोल्फ विर्चू ने यहाँ पे एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था, एक थ्योरी को डिस्कस किया था रुडोल्फ विर्चू ने, और उस थ्योरी का जो नाम था दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ। किस तरह से ओरिजिन होती है उसने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है वो नई सेल को बनाएगी। सेल थ्योरी में डिस्कस किया था हमने। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये वर्ड आता है सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए यूज होगा? सेल डिवीजन के लिए। तो मीन रुडोल्फ विर्चू ने भी यहां पे सेल डिवीजन वर्ड का यूज किया था सबसे पहले। इसमें सेकंड टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन, सॉरी सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में क्या देखोगे? अगर मैं सेल का साइकिल बनाऊं आपको, उसमें समझ में आएगा आपको इस तरह से। देखिए मैं एक डायग्राम लेबल करूंगा, यहां पे एक साइकिल लेबल करूंगा मैं, उसमें आप समझोगे। देखिए साइकिल है और इस साइकिल में वेरियस फेज होते हैं। क्या होते हैं साइकिल में? वेरियस फेज होंगे। अब कौन कौन से फेज होंगे? लेट्स सी। देखो मान लीजिए इसका सेंटर, ये सेंटर है, and this phase is actually known as M phase. M phase. M is the divisional phase. M is the divisional phase
and this phase from here to there is this phase from here to there, this phase is known as interphase. This is also known as preparatory phase. क्या बोलते हैं इसको? Preparatory phase बोलते हैं. Firstly, this is the G1 phase. G1 means growth phase first, and this is the S phase. S phase का मतलब होता है this the replication phase, जिसमें replication होती है, somatic phase भी बोलते हैं, and this is the G2 phase यानी growth phase 2. M phase has various part. M phase से कुछ various parts होते हैं. कौन कौन से पार्ट होंगे? Firstly, that is prophase. Second is metaphase. Third is anaphase. Anaphase. And fourth is the telophase. राइट तो एम फेज के जो पार्ट होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. राइट तो दिस द पार्ट ऑफ एम फेज एंड दिस थ्री पार्ट G1, एस फेज, G2 इज द फेज पार्ट ऑफ इंटरफेज. किसके पार्ट होंगे? इंटरफेज के पार्ट होंगे. राइट फर्स्ट फेज आएगा दैट इज G1 फेज. दैट्स अ ग्रोथ फेज फर्स्ट. ग्रोथ फेज फर्स्ट. एंड ये जो फेज हम स्टडी कर रहे हैं दिस द पार्ट ऑफ इंटरफेज. ये किसका पार्ट होगा? दिस द पार्ट ऑफ इंटरफेज. क्या होगा इसमें? इंटरफेज में सेलुलर साइज इंक्रीज. सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस साइज भी इंक्रीज होगा. न्यूक्लियस साइज also increase. यानी इसमें ओवरऑल आप मान सकते हो कि सेल का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. इसमें सेल का साइज जो था काफी बड़ा होता जाता है इसमें. एंड जो न्यूक्लियस यहां पे होगा, जो न्यूक्लियस यहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे के अंदर यहां पे आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा. mRNA, rRNA, R4. देखो जो प्रिपेरेटरी जो फेज होता है, जो प्रिपेरेटरी का मतलब होता है जैसे आप जो है आप भी 11th क्लास में पहुंच गए, आप प्रिपेरेटरी क्लासेस से पास होके आए हो. यानी जो स्टार्टिंग वाले जो क्लासेस होते हैं लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये स्टार्टिंग वाली बेसिक क्लास होती है, इनसे पास हो गया हो. ऐसे ही एक सेल डिवीजन के लिए बेसिक फेज से पास होना पड़ता है और वो बेसिक फेज G1 फेज है. इसके अंदर क्या होगा? प्रिपरेशन की जाएगी सेल डिवीजन के लिए. यहाँ पे mRNA बनेगा प्रोटीन को बनाने के लिए, rRNA बनेगा राइबोसोम को बनाने के लिए. इस तरह के जो फैक्टर होते हैं यहाँ पे ये बनते हैं जो सेल डिवीजन के लिए कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स अवेलेबल करवाएंगे जो यहाँ पे फॉर्म्ड होंगे G1 फेज के अंदर. और जो सेकंड फेज आता है लेकिन इसके अंदर कोई रेप्लिकेशन नहीं होती. यहां पे क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन स्टार्ट जरूर होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होगी. ये क्वेश्चन यहां पे नीट में पुट हुआ था
और क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि रेप्लिकेशन अकर इनसाइड द एस पेज। क्या राइट? ये राइट है कि जो रेप्लिकेशन होती है यानी डीएनए से डीएनए कॉपी बनना ये एस फेज में होगी, ये सही है। बट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज करके दिया गया था कि किस सेलुलर फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होती है, स्टार्टिंग होती है। जहां पे इनिशिएशन की बात आती है, स्टार्टिंग की बात आती है, तो वो फेज जो है वो G1 फेज आएगा, राइट? क्योंकि कंप्लीट नहीं करा मैं, रेप्लिकेशन की बात नहीं कर, मैं कहा कि स्टार्ट कहां पे होगी, स्टार्ट होगी G1 फेज में और कंप्लीट कहां होगी, वो होगी S फेज में। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में कई बार रिपीट हुआ है और बहुत सारे सैंपल पेपर में अलग अलग क्वेश्चन में बहुत बार दिया मिलता है इस तरह क्वेश्चन। सेकंड इज दैट्स एस फेज। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में एक मेन प्रोसेस होगी दैट इज रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अक्कर। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है रेप्लिका। व्हाट डू मीन बाय रेप्लिका? रेप्लिका में देखो वर्ड देखिए, रेप्लिका स्टार्ट, रेप्लिका मीन कॉपी, सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, 100% सेम कॉपी, राइट? तो यहां पे क्या होती है, रेप्लिका बनती है। रेप्लिका मतलब एक डीएनए है हमारे पास, उस डीएनए की सेम कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं डबल यहीं पे होते हैं। मान लीजिए एक सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके पास कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी सेल के पास 2C है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके पास कितना हो जाएगा, उसके बाद 4 सेट ऑफ क्रोमेटिन हो जाएगा। तो मीन इसके अंदर क्या होती है, डबलिंग होती है क्रोमोसोम की, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अक्कर। क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसे डिप्लॉइड हो जाएगा, अगर डिप्लॉइड है तो उसे टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, राइट? तो क्रोमोसोम को डबल कर देगी ये प्रोसेस, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। इसके अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, जो एक बेसिक प्रोटीन होती है जो डीएनए को बाइंड करती है, जो डीएनए को रैप्ट करती है, क्योंकि डीएनए इज टू लॉन्ग। एक सेल में जनरली हमारी डिप्लॉइड सेल में ह्यूमन की, उसके अंदर करीबन 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। आप देखिए एक ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर डीएनए होगा, तो इसे टू लॉन्ग। बट द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है दैट्स ओनली 10-6 मीटर। सो सबसे बड़ा न्यूक्लियस का साइज होता है दैट्स 10-6 मीटर। तो इसमें डीएनए इज फार लॉन्गर देन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस से काफी ज्यादा बड़ा रहेगा क्या, डीएनए। तो इतना बड़ा डीएनए जो है इस न्यूक्लियस में कैसे आ जाएगा? इतने बड़े डीएनए को इस न्यूक्लियस में आने के लिए रैपिंग की जरूरत पड़ती है, लपेटना पड़ता है। जैसे एक बहुत लंबा धागा है, जैसे मान लीजिए आपने एक 100 मीटर का धागा लिया, उसको छोटी ही यानी रील के ऊपर या कागज के ऊपर आपने इजीली, या किसी सर्कल के ऊपर इजीली लपेट दिया आपने इस तरह से, तो ये वुड के ऊपर इजीली लपेट दिया, तो आप देखो थोड़ी ही एरिया में आ जाएगा। तो ऐसे ही डीएनए को लपेटने की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए को रैपिंग करने के लिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर बनती है, राइट? तो ये था एस फेज के बारे में। एंड द थर्ड फेज दैट इज G2 phase. G2 phase is also known as growth phase 2। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ फेज सेकंड बोलते हैं इसको।
ये सेकंड ग्रोथ फेज होता है। इस सेकंड ग्रोथ फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस सेकंड ग्रोथ फेज में G2 फेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होती है, याद रखना, नो रेप्लिकेशन, कोई रेप्लिकेशन इसके अंदर नहीं होगी। तो इस फेज में किसी तरह की कोई रेप्लिकेशन नहीं होती। यहां पे रीसिंथेसिस होती है। यहां पे क्या होगा, mRNA rRNA, यानी rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, दैट्स rRNA, एंड M का मतलब मैसेंजर आरएनए। यहां पे क्या होगा, mRNA, मैसेंजर आरएनए, rRNA आर फॉर्म्ड, ये आरएनए क्या बनेगा, यहां पे फॉर्म्ड होगा, ये दोबारा से बनेगा। तो G2 फेज से पहले, G1 फेज से पहले बना था, वो दोबारा से यहां पे फॉर्म होगा। तो इस फेज में जस्ट यही होती है, इस फेज में कोई ज्यादा इसमें होता नहीं है, जैसे ग्रोथ फेज 2 होता है। एंड नाउ दिस सेल एंटर इनटू द M फेज। नाउ दिस सेल एंटर इनटू M फेज। ये किसमें एंटर करती है, M फेज में एंटर करती है। अब हम डिस्कस करेंगे M फेज के बारे में। M फेज, M का मतलब होता है दैट्स माइटोसिस मियोसिस फेज। माइटोसिस, M फॉर माइटोसिस, M फॉर मियोसिस फेज, इसका मतलब होता है। इस M फेज में क्या होगा, इस M फेज में वेरियस साइकिल्स होते हैं, वेरियस फेज होती हैं, उनके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं माइटोसिस से अलग करवाऊंगा तो उसके अंदर M फेज के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, क्योंकि मियोसिस का M फेज अलग होगा और माइटोसिस का M फेज अलग होगा। तो दोनों के M फेज के बारे में अलग अलग डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा इनके दोनों के बारे में। इसमें क्या होता है, इन M फेज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। सो हियर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा यहाँ पे, डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, एंड साइटोकाइनेसिस, एंड द साइटोप्लाज्म का, काइनेसिस मीन डिवीजन और साइटो मीन साइटोप्लाज्म। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर, तो दो स्टेप होंगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। दोनों स्टेप चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में कॉमन होती है स्टेप। कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और साइटोकाइनेसिस क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, राइट। अब फर्स्ट हम देखेंगे सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है।